नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 की तरफ आज बढ़ते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। सिलेबस में आपको बताया था पार्ट 1 में हमने क्या-क्या पढ़ा और पार्ट 2 में हम क्या-क्या पढ़ेंगे और पार्ट 3 में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। इसके बारे में हमारी बात हो चुकी थी। आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज हम हमारी फर्स्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं। वो आती है लेप्रोसी। क्या आती है? लेप्रोसी। तो देखो लेप्रोसी होती क्या है? लेप्रोसी जैसे हमने पढ़ी थी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस पढ़ेंगे, अभी पढ़ी नहीं है। तो ट्यूबरक्लोसिस पढ़ी हमने, तो उसको उसका पॉजिटिव एजेंट कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उसी स्पीसीज या उसी कैटेगरी का, उसी क्लास का एक और स्पीसीज, एक और एजेंट होता है, उसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री पॉजिटिव एजेंट किसका है? लेप्रोसी का है। ठीक है, चलो आगे चलते अपन कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि फैलता कैसे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब कि लेप्रोसी है वो फैलता कैसे है। तो 8वें चैप्टर में हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह सबके बारे में पढ़ लिया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, चेन वगैरह सब बात कर ली। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आता है प्रोलॉन्ग्ड क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, नेजल ड्रॉपलेट्स, स्किन कॉन्टैक्ट, इसके थ्रू फैलता है। मतलब कि लंबे टाइम तक अगर हम उस इन्फेक्शियस या इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रह रहे हैं तो हमें ये लेप्रोसी हो सकता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 साल का होता है, यहाँ कभी कभी ये 20 साल का भी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड किसका है? लेप्रोसी का है, सबसे ज़्यादा, मोर टाइम। सबसे ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड किसका है? लेप्रोसी का है। और सबसे कम किसका है? सबसे कम है कोलेरा का। ठीक है, कोलेरा के बारे में बात हम नहीं करेंगे अभी। आगे चलते हैं सिम्टम्स की बात। क्या आती है? सिम्टम्स की बात आती है। सिम्टम्स मतलब कि वही लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है इसमें। तो इसमें देखने को मिलता है लाइट और रेडिश स्किन पैचेस विद लॉस ऑफ सेंसेशन। ये देखो लेप्रोसी में होता क्या है, जो सेंसेशन है, जहां पर भी वो लेप्रोसी हुई है वहां सेंसेशन खत्म हो जाता है। लेप्रोसी में सेंसेशन है वो लॉस्ट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। अब अगर हम वहां पर हम टच कर रहे हैं तो कोई सेंसेशन नहीं होगा, टेम्परेचर का कोई सेंसेशन नहीं होगा, पेन है उसका कोई सेंसेशन नहीं होगा। और अगर हम वहां पर प्रेशर लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो भी कोई सेंसेशन नहीं होगा, कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। ठीक है, ओवरऑल सेंसेशन लॉस हो जाता है वहाँ का। नंबनेस इन हैंड एंड फिट, हाथ और पैर है वो नंबनेस हो जाएंगे वहाँ पे। अब नंबनेस क्या होता है इतना तो आपको पता चल ही गया है, 5वें सेमेस्टर में आ गए हो आप। थिकन नर्व्स, नर्व्स क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी, थिकन हो जाएगी। ठीक है, अब कौन सी नर्व होगी? पेरीफेरल। कौन सी नर्व? पेरीफेरल नर्व है वो थिकन हो जाएगी। डिफॉर्मिटीज इन एडवांस केसेस, एडवांस केसेस में डिफॉर्मिटीज हो जाती है, हाथ पैरों में क्या हो जाती है? डिफॉर्मिटीज हो जाती है। फुट ड्रॉप, क्लव हैंड्स। अब सुनो और क्या क्या हो सकता है इसमें। बॉडी बिल्कुल डिसमॉर्फिक हो जाती है, बॉडी डिसमॉर्फिक हो जाती है, लिख लीजिए डिसमॉर्फिक बॉडी। ठीक है, डिसमॉर्फिक बॉडी हो जाती है, मतलब कि जो उसकी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बॉडी की बिगड़ जाती है, ये बोल सकते हैं। आगे अगर हम और बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, तो एंजाइटी हो गया, जो भी आपके नॉर्मल सिम्टम्स हो गए, एंजाइटी, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लर विजन, ये सब नॉर्मल चीज़ें हो गई। ठीक है, फीवर, स्नीजिंग वगैरह सरकारी सिम्टम्स बोल सकते हैं इसको, ये हो गई चीज़ें। अब इसके डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं। डायग्नोसिस की तरफ चलते हैं तो डायग्नोसिस में एक तो हम इसके सिम्टम्स से चेक कर सकते हैं। असेस बाई क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स, असेस बाई क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स से हम इसको असेस करते हैं, पहली चीज। दूसरी, जेड एन स्टेनिंग, किससे? जेड एन स्टेन से हम इसका डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, आगे चलते अपन ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अब सुनो, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो लेप्रोसी है, लेप्रोसी 2 टाइप की होती है, एक तो हो गया पीबी, एक हो गया एमबी। ठीक है, मल्टी बेसिलर प्योसी बेसिलरी। तो अब ये 2 टाइप की लेप्रोसी होती है। ठीक है, इसकी बात करते हैं अपन पीबी वाले की। तो पीबी में क्या होता है? सेंसेशन पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा लॉस नहीं होता सेंसेशन का, कुछ सेंसेशन का लॉस होता है, कुछ बाकी रहता है, पार्शियली लॉस होता है मतलब। ठीक है, अब ऐसे याद रखो, पी मतलब कि पार्शियली, तो पार्शियली लॉस ऑफ सेंसेशन होता है। तो इसमें हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या आती है? रिफाम्सिन एंड डेप्सोन, 6 महीने तक देते हैं। एम बी है मल्टी बेसिलरी, तो इसमें सेंसेशन कंप्लीट लॉस हो जाता है। एम बी है, एम बी में कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। इसमें रिफाम्सिन, क्लोफाजेमाइन, डेप्सोन तीनों देते हैं, 12 महीने के लिए देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। एक चीज और अगर आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी जगह है या फिर बॉडी का ऑर्गन है या फिर बॉडी की कौन सी ऐसी सरफेस है जहां लेप्रोसी नहीं होती, यानी कि इन्वॉल्व नहीं होती, तो वो आती है यूट्रस।
यूट्रस की एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम यूट्रस की वहाँ पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पर होगी तो आपको पता है एंडोमेट्रियम है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, आपने पढ़ रखा है एंडोमेट्रियम है वो रिमूव हो जाती है। क्यों हो जाती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखा था हमने। तो रिमूव हो जाती है तो वो इन्वॉल्व नहीं होता यूट्रस एंडोमेट्रियम। ठीक है, वो इन्वॉल्व नहीं होती लेप्रोसी में, मतलब कि वहाँ पर कोई चांस नहीं होता लेप्रोसी होने का। आगे चलते पर सॉरी, अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट लो, हेल्थ एजुकेशन टू रिड्यूस स्टिग्मा, बीसीजी वैक्सीन वगैरह लगा हुआ, पार्शियली प्रोटेक्ट करता है बीसीजी। फिर आता है नेक्स्ट ट्यूबरक्लोसिस। क्या आता है? ट्यूबरक्लोसिस, सबको पता है ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है सर टीबी। क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है टीबी। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हो। टीबी तो बहुत अच्छा डिजीज है, बहुत अच्छी डिजीज है। एमएससी में पढ़ ली हमने, और भी बहुत सारी जगह वहाँ पे हमने टीबी पढ़ ली है। तो टीबी की बात करते हैं। टीबी होता क्यों है? अभी हमने बात करी माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, तो क्या होता है लेप्रोसी, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से क्या होता है? टीबी होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट्स हुई, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, ड्रॉपलेट्स हो गया, थ्रो कफ, कफ के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू, स्पिट ऑफ टीबी पेशेंट, जो टीबी पेशेंट थूकता है, ठीक है, थूकना, जो भी थूकता है उसके थ्रू भी ये टीबी का पैथोजन है वो फैलता है। अब एक और बात हमने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ी थी कि जो ये टीबी का बैक्टीरिया होता है, टीबी का बैक्टीरिया होता है, ये क्या होता है? ये इसकी स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की, वो सेल वॉल, इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है सर? वो बनी होती है माइकोलिक एसिड से बनी होती है। ठीक है, माइकोलिक एसिड से बनी होती है, इसलिए इस पर ग्राम स्टेनिंग नहीं कर सकते, ग्राम स्टेनिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, वो हमने पढ़ ली पहले। तो अब सुनो, इंडिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? टीबी। इंडिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है टीबी। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 4 से 12 वीक का। वर्ल्ड की 20 से 25% पेशेंट है, 20 से 25% पेशेंट इंडिया से आते हैं। टीबी के अंदर वर्ल्ड में 20 से 25% इंडिया में होते हैं पेशेंट। ठीक, और वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। नोट डाउन कर ले, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स आता है, 2 टाइप के होता है टीबी, पल्मोनरी टीबी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी में केवल लंग्स अफेक्ट होता है। ठीक है, और सबसे मोस्ट कॉमन टीबी होती है वो होती है पल्मोनरी टीबी होती है, 75% यही होती है, जबकि 25% एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है। इसमें लंग्स के साथ साथ अदर ऑर्गन भी अफेक्टेड हो सकते हैं, जैसे बोन हो गया, ग्लैंड्स हो गई, किडनी हो गई, एटसेट्रा। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, जैसे अगर स्पाइन में हुई तो उससे हम क्या बोलेंगे? पोर्ट्स स्पाइन। क्या बोलते हैं? पोर्ट्स स्पाइन बोलते हैं। जीआईटी में हुई, जीआईटी में कहाँ पे होती है मोस्ट कॉमन? तो होती है सर इलियम में। ठीक है, इलियम में। और अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन टीबी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो होती है फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे होती है? फेलोपियन ट्यूब में। स्टेज की बात करते हैं, स्टेज टीबी की कितनी? 4 स्टेज होती है। ठीक है, ये 3 है, यहाँ पर 4 स्टेज होती है टीबी की। फर्स्ट होता है लेटेंट, सेकेंड होता है प्राइमरी प्रोग्रेसिव, यहाँ पर लिख लो क्या होता है? प्राइमरी प्रोग्रेसिव। ठीक है, थर्ड होती है एक्टिव टीबी, और फोर्थ होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, ऐसे करके इसके 4 स्टेज होते हैं। जो लेटेंट टीबी की अगर हम बात करते हैं, लेटेंट टीबी में, लेटेंट टीबी होती है एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि इसमें सिम्टम्स नहीं आते लेटेंट टीबी में। सेकंड होती है प्राइमरी प्रोग्रेसिव टीबी, तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, और जो मेंटोक्स टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है इसमें। थर्ड आती है एक्टिव टीबी। तो एक्टिव टीबी में अगर पेशेंट स्पुटम के कांटेक्ट में आता है, सॉरी, अगर कोई दूसरा व्यक्ति है पेशेंट के साथ वाला, अगर वो उसके स्पुटम के कांटेक्ट में आता है, तो उसमें भी चांस है कि टीबी हो सकता है। एक्टिव टीबी हो गई, मतलब दूसरे में फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी आपने पढ़ लिया। ठीक है, ये होती है इसकी स्टेज, प्राइमरी प्रोग्रेसिव लिख लेना। आगे की तरफ चलते हैं सिम्टम्स की बात। अब देखो सिम्टम्स में कफ हो गया, फीवर, स्पेशली एट नाइट में ज़्यादा, नाइट में फीवर आएगा। वेट लॉस हो गया, लॉस ऑफ एपिटाइट जिसे हम क्या बोलते हैं? भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया। नाइट स्वीट्स, वीकनेस हो गई। ये तो इसके सिम्टम्स हो गए। क्या हो गए कि सर? ये हो गए इसके सिम्टम्स। फीवर हो गया, चेस्ट पेन हो गया, इसके साथ साथ चेस्ट पेन लिख लो। ठीक है, हिमेप्टेसिस, ब्लड आना, वॉमिटिंग के साथ, कफ के साथ ब्लड आना, वो सब भी इसी के सिम्टम्स होते हैं। अब डायग्नोसिस के लिए हम क्या करें? डायग्नोसिस के लिए
एक तो होता है मेंटोक्स टेस्ट, ठीक है। मेंटोक्स टेस्ट में क्या होता है, पीपीडी नाम सुना होगा आपने, क्या पीपीडी, क्या सुना है, पीपीडी। पीपीडी क्या होता है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, इसका यूज लेते हैं हम। ये लगाते हैं अपन 0.1 ml, कौन से रूट से, आईडी रूट से, इंट्राडर्मल लगाते हैं 0.1 ml। ये कहाँ लगाते हैं, साइट होती है इसकी नॉन डोमिनेंट हैंड, मतलब कि अगर आप राइट हैंड से काम लेते हो तो हम इसको लेफ्ट हैंड में लगाएंगे, अगर लेफ्ट हैंड से काम लेते हो ज़्यादा तो हम इसको राइट हैंड में लगाएंगे। कहाँ लगाते हैं, साइट होगी इसकी नॉन डोमिनेंट, नॉन डोमिनेंट हैंड, हैंड भी कहाँ पर, आर्म पर, ठीक है। इसका रिजल्ट आता है नॉर्मली 72 घंटे के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, 72 आवर्स में इसका रिजल्ट आ जाता है, ओके। अब अगर रिजल्ट आया, लगा लिया, चलो मान लो हैंड्स में लगा दिया हमने, रिजल्ट आता है अगर 5 mm से कम आया, उसकी जो लेंथ है, उसकी लेंथ 5 mm से 5 mm से कम आती है तो इसका मतलब है टेस्ट क्या है, नेगेटिव है। अगर लेंथ आती है 6 से 9 mm के बीच में, 9 mm के बीच में आती है तो इसका मतलब टेस्ट क्या है, डाउटफुल है। अगर लेंथ आती है 10 से ज़्यादा, 10 mm से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेंटोक्स टेस्ट की बात। सेकंड टेस्ट आता है हमारे पास चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे में देख ही लोगे चेस्ट एक्सरे तो। फिर आता है सीबी नॉट, सीबी नॉट और स्पुटम माइक्रोस्कोपिक, स्पुटम माइक्रोस्कोपिक इसका क्या है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, स्पुटम माइक्रोस्कोपिक, कोष्टक में लिख लेना कंफर्मेटिव डायग्नोसिस। सीबी नॉट है, सीबी नॉट में क्या होता है, सीबी नॉट की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो देखो सीबी नॉट की फुल फॉर्म होती है कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफाइड टेस्ट, एम्पलीफिकेशन टेस्ट, कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई सीबी नॉट की। सेकंड बेस्ट चॉइस है, फर्स्ट हो गई स्पुटम, सेकंड हो गई सीबी नॉट, ओके। और सीबी नॉट क्या करता है, सीबी नॉट इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर कोई रिफाम्सिन, उस पेशेंट का रिफाम्सिन के प्रति रेजिस्टेंस है या नहीं है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। रिफाम्सिन डोज थेरेपी में आती है रिफाम्सिन, उसके बारे में रेजिस्ट है या नहीं है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है ये। अब जो स्पुटम माइक्रोस्कोपिक है, स्पुटम माइक्रोस्कोपी है, पहली चीज़ तो क्या हो गई, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होती है ये। दूसरी इसका जो सैंपल होता है, सैंपल में क्या देते हैं अपन, सैंपल में सर हम स्पुटम देते हैं, स्पुटम देते हैं तो कब ले, तो स्पुटम लेते हैं अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह खाली पेट, ठीक है, कुछ खाया पिया नहीं हो उसने, पेट क्या हो, खाली हो, एम्प्टी हो, और फिर हम इसको स्पुटम देते हैं डायग्नोसिस के लिए। फिर आती है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, कैसे इसका ट्रीट करें, तो ट्रीट के लिए डोज थेरेपी, डोज थेरेपी पढ़ रखा है आपने, इस बार में नहीं पढ़ाऊंगा, आप अगर ज़्यादा डीप जाना चाहो तो एमएसएन में पढ़ सकते हो आप, ठीक है, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, एमएसएन में पढ़ लिया आपने। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एमएसएन में जाके देख सकते हो आप, इस लेक्चर का वीडियो देख सकते हो आप, टीबी का, उसमें करा रखा है पूरी डोज थेरेपी। बीसीजी वैक्सीन हो गया एट बर्थ, बर्थ के टाइम पर सबसे फर्स्ट वैक्सीन क्या होती है, बीसीजी की होती है, पता है आपको। अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, डोज थेरेपी वगैरह उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट देना है। डोज की फुल फॉर्म क्या होती है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। कवर माउथ वाइल कफिंग, मास्क वास्क लगाओ अगर कफ आ रहा है तो, ठीक है, मास्क लगाओ, उसको कवर कर लो। गुड वेंटिलेशन एंड सनलाइट का यूज लो, ठीक है। तो ये होता है टीबी का मैनेजमेंट। बाकी तो डोज थेरेपी है मेन, तो डोज थेरेपी में कौन कौन सी मेडिसिन आती है, चलो वो बता देता हूँ मैं आपको। डोज थेरेपी में आती है, कैसे याद रखोगे, पेरिस याद कर लो, पेरिस, P4 पायरेजिनामाइड, आई से, ई से इथाम्बुटोल, आर से रिफाम्सिन, आई से आइसोनियाजाइड, और एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। अब एक 2025 में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी कि जो एक मेडिसिन यूज कर ली, जो शायद इथाम्बुटोल है, उसको हटा के इथाम्बुटोल, मैंने वो उसमें ग्रुप में भी डाला था आपके टेलीग्राम पे, मोक्सीफ्लोक्सेसिन को उसमें ऐड कर लिया है, पहली चीज़। दूसरी, अगर रिफाम्सिन है, रिफाम्सिन को हटाकर रिफाम्पेंटिन कर दिया, ठीक है, वो मैंने उसमें डाल रखा है, आप जाके देख सकते हो ग्रुप में, ठीक है ना। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया। फिर आता है कोविड-19, कोरोना वायरस, फुल फॉर्म हो गया इसकी कोविड-19 की, कोरोना वायरस डिजीज 2019 में आया था ये कोरोना, इसलिए इसका नाम रख दिया कोरोना वायरस। देखो डिजीज का नाम तो कोविड है, ठीक है, ये कोरोना ये केवल वायरस का नाम है, डिजीज का नाम क्या है, कोविड है। कोरोना केवल वायरस का नाम है, कोरोना बीमारी नहीं है,
ठीक है। कॉजेटिव एजेंट क्या हो गया? कॉजेटिव एजेंट हो गया सार्स कोव टू। सार्स कोव टू इसका पॉजिटिव एजेंट है, जो कि बिलोंग करता है कोरोना फैमिली से। कोरोना फैमिली से ये बिलोंग करता है सार्स कोव टू। सार्स की फुल फॉर्म क्या होती है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और कोव कोरोना वायरस 2 हो गया। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करें, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो ड्रॉपलेट्स होता है, कफ स्नीजिंग टाक बात करने से इसके थ्रू ही फैलता है। साथ मतलब कि ड्रॉपलेट न्यूक्लिया इसके थ्रू कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड सिक्रेशंस हो गया, इन्फेक्टेड पर्सन हो गया, उसके थ्रू फैलता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड कंटेमिनेटेड सरफेस के थ्रू फैलता है। इनक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 2 से 14 दिन का। इसीलिए तो आइसोलेशन करते हैं, आइसोलेशन या क्वारंटाइन करते हैं तो उसमें 14 दिन के लिए करते हैं। ठीक है, सुना हो आपने, सुना या देखा भी होगा। सिम्टम्स की बात करते हैं। सिम्टम्स में आता है फीवर, फीवर हो गया, कफ हो गया, सोर थ्रोट हो गया, ब्रीथलेसनेस, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, बॉडी पेन, फैटिग। इन सीवियर केसेस निमोनिया हो गया, सीवियर केसेस में रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। अब सुनो, अब आती है मेन चीज। क्या है मेन चीज? लॉस ऑफ टेस्ट। लॉस ऑफ टेस्ट इसको क्या बोलते हैं अपन? लॉस ऑफ टेस्ट को क्या बोलते हैं? कुछ टर्म तो होगी भाई, जैसे एनोरेक्सिया है तो एनोरेक्सिया में एनोरेक्सिया हो गया, एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट। तो लॉस ऑफ टेस्ट की टर्म क्या है, कोई बताएगा? बिल्कुल बताते हैं सर। क्या होती है? एग्यूसिया। ये तो हो गया लॉस ऑफ टेस्ट का। लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल इसको बोलते हैं एनोस्मिया। क्या बोलते हैं? एनोस्मिया। ठीक है। लॉस ऑफ स्मेल को तो हम बोलते हैं, टर्म है एनोस्मिया, और लॉस ऑफ टेस्ट इसको बोलते हैं एग्यूसिया। ठीक है। अब अगर दोनों में कंफ्यूजन हो तो एन नो स्मेल कहाँ से आती है? नाक से, नोज से, तो एन आ गया स्मेल में। ठीक है, ये याद रखें। शॉर्ट थ्रोट हो गया, नोजिया वोमिटिंग हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, ब्रीथलेसनेस या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो गया, हाइपोक्सिया, ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है इसमें। ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर या फिर ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है इसमें। सफोकेशन, ठीक है, जैसे हाँ वो एयर हंगर, एक को लिख लो क्या? एयर हंगर। हंगर मतलब भूख, एयर मतलब एयर के लिए भूख लगना, जैसे करते हैं ठीक है, ऐसे मतलब हाँफते हैं। ठीक है, सांस लेने के लिए, तो वो होती है एयर हंगर। एनोरेक्सिया वगैरह भी इसके सिम्टम्स हो गए। आगे चलते अपन डायग्नोसिस क्या करें इसका। इसका डायग्नोसिस होता है मोस्ट कॉमन होता है जो कि कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है, आरटीपीसीआर। क्या है? आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म आर से रिवर्स, टी से ट्रांसक्रिप्टेज, पी से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर तो आप सबने सुन ही रखा है, बायोलॉजी में पढ़ा था। आरटीपीसीआर मतलब कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। ठीक है, ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। इसी के साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट हो गया, सीटी स्कैन हो गया, और भी बहुत सारे टेस्ट है। सीटी स्कैन हो गया, एलएफटी करा दो, ब्लड ग्लूकोज, चेस्ट एक्सरे हो गया। ठीक है, मेन तो ये 3 है। इसके साथ आप और भी जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो, एलएफटी, ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, एच आर सी टी एक को टेस्ट होता है। क्या? एच आर सी टी। एच आर सी टी का फुल फॉर्म होती है हाई, वो सीटी स्कैन हो गया अभी। ठीक है, सीटी स्कैन में मेन क्या होता है, अगर पूछे सीटी स्कैन तो ये हो गया। सीटी स्कैन में भी अगर आपसे ऑप्शन पूछे कि सीटी स्कैन में भी कौन सा, तो वो होता है ये वाला, आर एच आर सी टी। एच आर सी टी की फुल फॉर्म होती है हाईली या हाई रेजोनेंस सीटी स्कैन। सीटी स्कैन पता है आपको, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब इसमें क्या है, वो आपसे स्कोर पूछता है कि कितना स्कोर है। तो स्कोर इसका हाईएस्ट स्कोर होता है 25। टोटल स्कोर 25 तक होता है। 25 तक टोटल स्कोर होता है। आप कैसे पता करेगा, आप कैसे पता चलेगा आपको स्कोर के बारे में? तो स्कोर के बारे में जैसे ये तो हो गया हमारे पास क्या, लंग्स। एक लंग्स ये, एक ये लंग्स ये हो गया। इस लंग्स में कितने? 3 लोब होते हैं, और इधर होता है 2 लोब। ये तो आपको पता ही है। ये तो हो गया राइट, और ये हो गया लेफ्ट, लेफ्ट लंग्स। तो अब प्रत्येक लंग्स का स्कोर होता है, प्रत्येक लोब का। जैसे इसका 5 हो गया स्कोर, इसका 5 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 5 हो गया, और इसका भी क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए स्कोर? टोटल हो गया सर 25। तो अगर इसमें से कोई कोलेप्स होता है, अगर इसमें से कोई कोलेप्स होता है, तो उसके स्कोर ऐड करते जाते हैं। ठीक है ना, स्कोर ऐड करते जाते हैं। सपोज अगर दो, ये दोनों है, वो क्या हो गए, कोलेप्स हो गए, तो स्कोर कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, ऐसे हम ऐड करके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको इसका ट्रीटमेंट देते हैं। अगर 7 से कम हो तो वो आएगा माइल्ड में, 8 से 17 के बीच में हो तो वो आएगा मॉडरेट में। ठीक है, और अगर 18 से ज़्यादा हो तो वो आता है सीवियर, सीवियर इलनेस हो जाता है, उसको सीवियर कोविड बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है इसके स्कोर के बारे में, कोलेप्स होता है वो। ठीक है, अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में
अगर जैसे फीवर है तो फीवर का, कफ है तो कफ का दे दो, आइसोलेशन कर देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे, इन सीवियर केसेस में ऑक्सीजन थेरेपी कराएंगे, वैक्सीनेशन रिड्यूस सीवियरिटी, वैक्सीनेशन करेंगे। अब वैक्सीन कौन सी है पता है आपको, वैक्सीन के बारे में भी? कोवैक्सीन, कोविशील्ड बताइए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे मास्क लगाओ प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए मास्क लगाओ, सैनिटाइज करो हाथों को, ठीक है, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, अवॉइड क्राउडेड प्लेस, गेट वैक्सीनेटेड, ये सभी करेंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। एक और चीज़ अगर पूछ ले कि कोविड की वो क्या है, टारगेट सेल कौन सी है, तो कोविड की टारगेट सेल होती है ACE। कौन सी होती है? ACE। देखो, चलो समझा देता हूँ आपको कि ये तो हो गया हमारे पास क्या, ये तो हो गया ON, ठीक है, ओरोफेरिंग्स, सॉरी ओरल और नेजल, ठीक है, ओरल के थ्रू और नेजल के थ्रू ही आता है अंदर, ठीक है ना। कोविड की पैथोफिजियोलॉजी है, केवल समझा देते हैं, लिखाने का आपको है नहीं भी, क्योंकि अभी इसमें आपके सिलेबस में नहीं है अभी लिखाने का, ठीक है, केवल समझने के लिए बता रहा हूँ, लिखो मत इसको। अगर नेजल रूट से आया वायरस है, वो नेजल रूट से भी आ सकता है और ओरल रूट से भी आ सकता है। अगर नेजल रूट से आया तो वो कहाँ पे आएगा सबसे पहले? सर वो आएगा नेजोफेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स में आ गया, चलो। अगर ओरल रूट से आया तो ओरल रूट से आएगा ओरोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया वो, अब आने के बाद में क्या होगा, जैसे वो यहाँ पर आएगा, जैसे वो नेजल कैविटी में आएगा, नेजल कैविटी में आते ही हमें क्या आएगी, छींक आएगी। अगर क्या आएगी, छींक आएगी, स्नीजिंग या छींक आएगी। अगर छींक से अगर वो वायरस निकल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं निकला और अगर ओरोफेरिंग से आया, ओरल रूट से आया, तो हमें क्या आएगी, खांसी आएगी, कफ आएगा, कफ आएगा तो हम खांसेंगे, तो खांसी के थ्रू वो बैक्टीरिया है या वायरस है वो बाहर आ जाएगा। अगर नहीं आता, नहीं आता है तो क्या होगा, नहीं आता है तो वो और आगे जाएगा, आगे जाएगा कहाँ पर, लेरिंग्स पर चल जाएगा। लेरिंग्स पर गया तो लेरिंग्स पर जाने पे क्या होगा, लेरिंग्स पर गया, यहाँ पे क्या है, लेरिंग्स है, ठीक है, लेरिंग्स पर आ गया, लेरिंग्स पर आ गया वो क्या बोलते हैं, वायरस या पैथोजन, तो हमारी आवाज़ है वो चेंज हो जाएगी, आवाज़ चेंज हो जाएगी, शोर थ्रोट होगा, ठीक है। अब लेरिंग्स के बाद में वो आ गया हमारे पास कहाँ पे, लेरिंग्स से आता हुआ वो चल गया यहाँ पर, लंग्स में आ गया वो। लंग्स में क्या होता है, एल्वियोलाई होता है। भाई मेन क्या है, एल्वियोलाई के पास जाना है, ठीक है, ये मान लो जो ये मान ले, ये क्या हो गई, एल्वियोलाई हो गई। अब ये डायग्राम आपको पता चल गया, इसको हटा देते हैं अपन। अब बनाते हैं एल्वियोलाई, क्या बनाते हैं, अब बनाते हैं सर हम एल्वियोलाई, ये हो गई एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई है तो इसमें क्या है, इसके अंदर है क्या, टारगेट सेल, उसकी टारगेट सेल का नाम होता है ACE। उसको जाना है ACE के पास, कोरोना वायरस है उसको ACE के पास जाना है, ACE के पास, ACE के पास जाना है। तो अब ACE है, यहाँ पर क्या होगा, वो जैसे ही आएगा यहाँ पर, कोरोना वायरस है वो आया एल्वियोलाई तक, तो यहाँ पर पाया जाता है रिसेप्टर, कौन सा रिसेप्टर, ACE2, ACE रिसेप्टर, ACE रिसेप्टर 2 पाया जाता है यहाँ पर। अब जैसे वो कोरोना वायरस आया, कोरोना वायरस आया, उसको के यहाँ से होकर ही अंदर जाना है, और कोई इसका रूट नहीं है, तो यहाँ से जाना है, तो ये तो क्या है, मना कर देगा कि भाई मैं जाने नहीं दूंगा। ACE रिसेप्टर है वो जाने नहीं देगा, नहीं जाने देगा, तो वो भी, कोरोना वायरस बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट है, तो ACE के पास में एक और रिसेप्टर पाया जाता है, यहाँ बना देते हैं, एक और रिसेप्टर पाया जाता है जिसका नाम होता है TMPRSS। क्या है, TMPRSS, ये पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो कोरोना वायरस क्या करेगा, इसके साथ सेटिंग कर लेगा, किसके साथ, TMPRSS है, इसके साथ सेटिंग कर लेगा, और ये क्या बोलेगा कि एक काम करते हैं, TMPRSS बोलेगा कोरोना वायरस को कि एक काम करते हैं कि तुम मेरे साथ अटैच हो जाओ, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों अटैच हो गए, अटैच हो गए। तो अब क्या करेगा, अब क्या होगा, ये दोनों अटैच होकर ACE के थ्रू ही अंदर चल जाएंगे, अंदर गए, अंदर जाने के बाद में क्या होगा, कोरोना वायरस तो चला गया अपने दोस्त के पास, ACE के पास। अब ACE के अटैच करना है, अगर हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर पाया जाता है क्या, इम्यूनिटी सिस्टम पाया जाता है, इम्यून सिस्टम पाया जाता है। अगर इम्यून सिस्टम हमारा क्या होगा, अच्छा होगा, क्या होगा, अच्छा होगा, तो मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेज पता है आपको क्या होता है, मैक्रोफेज क्या करेगा, इस कोरोना वायरस पर अटैक करेगा। मैक्रोफेज होता है, क्या होता है, मैक्रोफेज, क्या होता है, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज है जो यहाँ पर है, यहाँ पर मैक्रोफेज है, वो इससे इसके पास जाने नहीं देगा इसको,
कोविड को या कोरोना है उसको एसीई के पास नहीं जाने देगा। तो मैक्रोफेज है वो कोरोना पर क्या करेगा, अटैक करेगा। अटैक करेगा तो कोरोना के अंदर बोलते हैं ना, कोरोना के अंदर कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल के अंदर सॉरी, कोरोना वायरस है उस पर कैप्सूल पाया जाता है। तो वो कैप्सूल है वो नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे एसीई है वो भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एसीई क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और जैसे ही ये नष्ट होगी, क्या होगी, जैसे ही एसीई क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय हो गई तो एल्वुलाई क्या हो जाएगी, एल्वुलाई हो गई कोलेप्स। कोलेप्स हो जाएगी तो हो सकता है चांस होगा आरडीएस का। आरडीएस क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, ठीक है, इसके चांस होते हैं। अब अगर क्या हो, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे थोड़े दिन पहले कि कमेंट करके बताओ, कोरोना अगर किसी की इम्यूनिटी ज़्यादा है तो क्या होगा। तो अगर किसी की इम्यूनिटी क्या हो, ज़्यादा है, और किसी की इम्यूनिटी क्या है, कम है, तो दोनों में किसके चांसेस है ज़्यादा, रिस्क के, ज़्यादा रिस्क के चांस है ज़्यादा इम्यूनिटी वाले के। पहले ये बोलते थे कि यार तेरी इम्यूनिटी कमजोर है, तेरे कोरोना हो सकता है, लेकिन वो बच जाता है कंपेयर जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज जिसकी ज़्यादा इम्यूनिटी है तो मैक्रोफेज स्ट्रॉन्ग होगा। मैक्रोफेज स्ट्रॉन्ग होगा तो वो कोविड पर अटैक करेगा। कोविड पर अगर अटैक करेगा, सॉरी कोरोना वायरस पर वो अटैक करेगा तो वो एसी है वो नष्ट हो जाएगी। नष्ट हो जाएंगी तो उसको बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और अगर उसकी इम्यूनिटी कम है, उसकी इम्यूनिटी क्या है, कम है, तो वो उस पर, कोविड पर क्या है, कोरोना पर अटैक नहीं कर पाएगा मैक्रोफेज, क्योंकि कोरोना उससे ज़्यादा ताकतवर है तो उसको ये सब सिम्टम्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, और वो बच जाएगा। तो ये पूछा था मैंने आपसे क्वेश्चन। तो ये इसकी कोरोना होता है कंप्लीट। अब आता है हमारे पास धमाकेदार टॉपिक, एड्स या एचआईवी। एचआईवी और एड्स दोनों अलग है, इसके बारे में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, आप बताते तो हो नहीं, देखो शॉर्ट्स में, ठीक है। एचआईवी या एड्स है पर आपको पता ही नहीं, किस बताओगे आप, अब पता चलेगा आपको। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है एड्स का, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी, पढ़ते आ रहे हम 5th क्लास से। टारगेट सेल जैसे उसकी क्या थी, एसीई थी कोरोना की, तो इसकी क्या है, CD40 सेल, ये भी पता है सर, हमें एमएससी में पढ़ाया था आपने, बिल्कुल पढ़ाया था। CD40 सेल होती है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 10 साल का, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अब देखो CD40 सेल है, अगर इसकी काउंट कितनी हो जाए, 200 से कम हो जाए, 200 से कम हो जाए तो एड्स होता है, ठीक है। अब सुनो, जो CD40 सेल था अभी हमने देखा, CD40 सेल, तो CD40 सेल है, इसका नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल इसकी काउंट कितनी होती है, तो नॉर्मल होती है सर 800 से 1600 तक इसकी नॉर्मल होती है, ठीक है। फिर इसकी आधी हो गई 400 से 800, और फिर अगर वापस से इसकी आधी हो जाती है, मतलब कि हम 200 देख लेते हैं, ठीक है, 200 देख लेते हैं, तो फर्स्ट कंडीशन आती है कौन सी, ये वाली, ये तो क्या होगी, ये तो होगी नॉर्मल, ठीक है, ये हो गई एचआईवी में, और ये होती है एड्स में, ठीक है। एड्स में CD40 काउंट कितनी, 200 से कम हो जाती है, सॉरी 200 से कम हो जाती है, नॉर्मल होती है इतनी, एचआईवी में 400 हो गई, और 200 किस में हो गई, एड्स में हो गई। अब सुनो, स्टेज की बात कर लेते हैं, एचआईवी की स्टेज होती है 4, एचआईवी की कितनी स्टेज होती है, तो आप बोलोगे सर एचआईवी की स्टेज होती है 4, 4 स्टेज होती है एचआईवी की, कौन कौन सी, तो 4 स्टेज में फर्स्ट स्टेज होती है, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज है, स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। स्टेज फर्स्ट क्या होती है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, ठीक है। स्टेज फर्स्ट हो गया एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन। स्टेज सेकंड में क्या होता है, जो उसका बॉडी वेट है, उस पर्सन का बॉडी वेट है वो 10% से क्या हो जाता है, 10% से, सॉरी 10% से कम हो जाता है। मान लीजिए 100 वेट है तो उसका 10% निकाल लो, उसके बाद कम हो गया, 10% बॉडी वेट लॉस हो जाता है, बॉडी वेट लॉस हो जाता है। स्टेज थर्ड में क्या होता है, स्टेज थर्ड में 10% से ज़्यादा उसका बॉडी वेट 10% से ज़्यादा लॉस हो जाता है, ठीक है, 10 से भी ज़्यादा लॉस हो गया। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, जो स्टेज फोर्थ होती है, स्टेज फोर्थ में क्या होता है, उसका बॉडी वेट है वो कितना हो जाता है, 50% से भी ज़्यादा उसका लॉस हो जाता है। इसलिए एड्स को क्या बोलते हैं हम, एड्स को हम बोलते हैं स्लिम्स डिजीज, क्या बोलते हैं, स्लिम्स डिजीज बोलते हैं, ठीक है। स्लिम्स डिजीज भी हम इसको बोलते हैं, वास्टिंग सिंड्रोम भी हम एड्स को बोलते हैं। जो चौथी स्टेज है इसको एड्स बोलते हैं। चौथी स्टेज एडवांस होती है, एडवांस स्टेज ऑफ एचआईवी कॉल्ड एड्स, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने एड्स के स्टेज के बारे में बात कर ली कुछ, नॉर्मल। अब सुनो आगे चलते अपन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन।
मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे कैसे फैल सकता है हम पढ़ते आ रहे हैं सर। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया, ब्लड के थ्रू, ब्लड ट्रांसमिशन के थ्रू हो सकता है, शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल सीरिंज हो गया, रेजर हो गया, मदर टू चाइल्ड भी फैल सकता है जिसे हम वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग, इसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है, पढ़ रखा है हमने। आगे चलते हैं सिम्टम्स की बात। सिम्टम्स में लॉन्ग टर्म फीवर हो गया, फीवर हो सकता है, वेट लॉस की हमने बात करी ली, 10% से ज़्यादा और 50%, ठीक है। क्रोनिक डायरिया होता है इसमें, वीकनेस, फेटिक हो गया, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन से, हाँ जो भी HIV के पेशेंट है उसको TB देखने को मिल सकती है, निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन और ओरल थ्रस ये देखने को मिलेगा उसमें, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटी है, जो भी HIV का पेशेंट है उसमें TB 99% या 90% TB होती है उसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है HIV में, तो उसको ये देखने को मिलता है, ठीक है। डायग्नोसिस के लिए होता है एलिजा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट पढ़ रखा है। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट होता है जो कि कंफर्मेटरी होता है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट क्या होता है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है। CD40 काउंट चेक कर सकते हो आप कि 200 से कम है तो वो इसमें आएगा। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन की, तो ट्रीटमेंट प्रिवेंशन में आता है ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट टू कंट्रोल वायरस, ठीक है। जिससे क्या होता है, प्रोग्रेस ऑफ ART, CD40 काउंट है वो थोड़ा इंक्रीज होता है और थोड़ा जीने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है। या फिर देखो HIV का पेशेंट है, इसका इलाज तो है नहीं, अगर जल्दी हमने पता कर लिया तो हम इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन वैसे इसका कोई इलाज नहीं है, इसका पेशेंट है उसकी डेथ होगी, ठीक है। मृत्यु को टाल नहीं सकते लेकिन रोक नहीं सकते, लेकिन उसको टाल सकते हैं दवाई दे देकर, ठीक है। आज नहीं तो कल मरेगा, लेकिन मरेगा जरूर वो। इंप्रूव इम्यूनिटी एंड प्रोलॉन्ग्स लाइफ, यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग सेक्स, प्रिवेंशन हो गए, यूज स्टेरॉइड नेटिल हो गया है, स्क्रीन ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, स्क्रीनिंग कराओ, प्रिवेंट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन बाय ART, उसको मेडिसिन दो, हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस ये फैलाओ, हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस फैलाओ ताकि बच सके, प्रिवेंट कर सके। आगे चलते हैं, डिप्थेरिया है, डिप्थेरिया को बुल नेक अपीयरेंस भी बोलते हैं, अभी देखेंगे आगे। डिप्थेरिया क्या होता है, डिप्थेरिया पॉजिटिव एजेंट हो गया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, जो भी बैक्टीरिया है उसके थ्रू डिप्थेरिया फैलता है, स्प्रेड होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया इसका, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो गया, कफिंग, स्नीजिंग, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू। इंक्यूबेशन पीरियड हो गया 2 से 5 दिन का हो गया। और बताओ, और बताएंगे सर आपको कि जो डिप्थेरिया है उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, सोर थ्रोट एंड डिफिकल्टी इन, मतलब कि निकलने में दिक्कत आएगी, फीवर एंड वीकनेस हो गया, ग्रेस वाइट मेम्ब्रेन्स ऑन टॉन्सिल एंड थ्रोट, टॉन्सिल और थ्रोट है वहाँ पर क्या बन जाएगी, ग्रेस वाइट मेम्ब्रेन बन जाएगी। स्वेलिंग ऑफ नेक, जो गर्दन है वो स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें सूजन टाइप आ जाएगा उसमें, इसलिए उसको हम बोलते हैं बुल नेक, और इस डिजीज को बोलते हैं बुल नेक अपीरियंस, इट्स ऑल्सो नोन एज बुल नेक अपीरियंस। इन सीवियर केसेस ऑफ डिप्थेरिया ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, हार्ट एंड नर्व डैमेज हो जाएगी, हार्ट एंड नर्व है वो डैमेज हो जाएगी। इसके साथ साथ स्नीजिंग हो गया, वेट लॉस हो गया, फीवर हो गया, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। आगे आते हैं ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट या फिर आप कहोगे सर डायग्नोसिस में क्या हुआ, तो डायग्नोसिस में ऐसा है कि सर इसका डायग्नोसिस हम करते हैं साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू या क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू इसका हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरा हम इसका करते हैं थ्रोट स्वाब। क्या करते हैं, थ्रोट स्वाब करते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉन्सिल अफेक्टेड है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट में हम इसका देते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देंगे पहला तो, ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक में ड्रग ऑफ चॉइस आती है पेनिसिलिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन, दोनों में से कोई एक दे दो। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, प्रिवेंट स्प्रेड, आइसोलेशन करो पेशेंट को। इम्यूनाइजेशन करो, DPT की वैक्सीन लगाओ, डिप्थेरिया, परटूसिजन, टिटनेस की वैक्सीन आती है, वो वैक्सीन बूस्टर, उसके बाद में बूस्टर डोज भी लगाना चाहिए, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट का करो। इसके साथ साथ ड्रॉपलेट प्रिकॉशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस हो गए, वो हमने पढ़ लिया इन्फेक्शन कंट्रोल में। फिर आता है टिटनेस। क्या आता है, टिटनेस। तो टिटनेस क्या होता है, टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के थ्रू, बैक्टीरिया है उसके थ्रू ये फैलता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो एंटर थ्रू वुंड्स के थ्रू, कट्स के थ्रू, बर्न हो गया, अम्बलाइकल कॉर्ड हो गया, न्यूबॉर्न में अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। फाउंड इन सोइल, डस्ट, एनिमल डंग्स, इनके अंदर ये इसके बैक्टीरिया है वो पाया जाता है। किसके अंदर, सोइल मिट्टी हो गई, डस्ट हो गया, एनिमल डंग मतलब कि एक तरीके से गोबर बोल सकते हैं, उनके थ्रू ये उनके में पाया जाता है, ट्रांसमिट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 21 दिन का, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यूजुअली अगर कोई एक डेट बताए तो एक डेट होता है 10 दिन का, ठीक है, 10 दिन का इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सिम्टम्स की बात करते हैं, सिम्टम्स में आता है स्टिफ ऑफ जॉ एंड नेक, लोक जा, बिल्कुल एमएससी में देखा था हमने, लोक जा, जो जबड़ा है बिल्कुल लोक हो जाता है, इसको बोलते हैं लोक जा को बोलते हैं ट्राइसमस, क्या बोलते हैं, ट्राइसमस एक टर्म है,
लोग जाए इसको बोलते हैं ट्राइसमस, लिख लीजिए। ओके, बोन फ्रैक्चर हो सकता है, मसल स्पाज्म, कन्वल्सन्स हो गया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हो गई, बॉडी बिकम स्टिफ लाइक ए बोर्ड, बिल्कुल एक बोर्ड की तरह इसकी स्टिफ हो जाएगी। इससे अपन बोलते हैं ओफिस्टोटोमस, ओफिस्टोटोमस या ओफिस्टोटोनस बोलते हैं, मतलब कि धनुष की तरह बन जाएगा, धनुष आकार हो जाएगा, पेशेंट धनुष आकार हो जाएगा। न्यूबॉर्न की बात करते हैं, न्यूबॉर्न में न्यूनेटल टिटनेस ड्यू टू अनक्लीन कोड कटिंग, जो कोड होती है, अम्बिलाइकल कोड होती है, उसको क्या है क्लीन करो, क्लीन करो, हैंड क्लीन रखो, सरफेस क्लीन रखो, क्लीन सीजर या क्लीन ब्लेड से उसको कट करो, क्लीन क्लैंप उस यूज करो कोड में। अब वो तो अब पीडिया पढ़ेंगे अपन, ठीक है, पीडियाट्रिक पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कोड के बारे में, तो ठीक है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक कि पेशेंट की डेथ तक हो सकती है, फिटनेस में पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। क्यों? क्योंकि डायफ्राम भी कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है, डायफ्राम है, सबको पता है डायफ्राम क्या कहाँ पर होता है, तो उसमें कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है, तो वो डेथ हो सकता है उसमें। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब आप कहोगे सर इसका डायग्नोसिस नहीं बताया, क्योंकि इसका डायग्नोसिस है नहीं। डायग्नोसिस क्या है इसका? साइन एंड सिम्टम्स, असेस बाय क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक देंगे अपन, कौन सी? पेनिसिलिन, मेट्रोडिनाजोल, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। एंटीबायोटिक ड्रग ऑफ चॉइस होगी पेनिसिलिन, एक पूछे तो पेनिसिलिन बोल दो। मसल रिलैक्सेंट्स हो गया, वुंड क्लीनिंग एंड केयर करो वुंड वगैरह की, ठीक है। टिटनेस वैक्सीन यूज लो, टिटनेस वैक्सीन डीपीटी फॉर चिल्ड्रन में डीपीटी लगाओ। टीटी वैक्सीन सबको पता है क्या होती है, कितना डोज होता है वो भी पता है, ठीक है। कहाँ पे लगाते हैं, किस रूट से लगाते हैं, आईएम लगाते हैं, ठीक है। क्लीन वुंड एंड स्टेराइल डिलीवरी प्रैक्टिसेस। अब देखो, जो आप कान में वो देते हो ना पेन, भाई टिटनेस भी क्या है, 4 टाइप का होता है, अगर नहीं पता आपको तो। टिटनेस के कितने 4 टाइप होते हैं, कौन कौन से हो गया? टिटनेस का फर्स्ट टाइप होता है ट्रोमेटिक, कौन सा? ट्रोमेटिक, फर्स्ट टाइप होता है ट्रोमेटिक, हो गया। सेकेंड टाइप होता है इसका फर्स्ट, सेकेंड होता है ऑटोजेनिक, ऑटोजेनिक। थर्ड होता है प्यूपेरियम, क्या होता है? प्यूपेरियम, प्यूपेरियम। और फोर्थ होता है इसका नियोनेटल, नियोनेटल, नियोनेट्रम, ठीक है। अब जो ये दो है, प्यूपेरियम एंड नियोनेट्रम, ये तो इरिगेट कर दी है हमने इंडिया के अंदर, इंडिया से इरेडिकेट कर दिए। इरेडिकेट क्या होता है वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इरेडिकेट कर दिया है, 8 मिनट में बताया था ना, टर्म बताई थी। अब इसको हटाओ, दो हो गया ऑटोजेनिक एंड ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक मोस्ट कॉमन ट्रोमेटिक होता है, कोई ट्रोमा हो गया, गिर गए, चोट लग गई तो टिटनेस होता है। ऑटोजेनिक है, जैसे कान है, कान में आपने पेन चलाया, ठीक है, कान में कुछ भी आप डाल रहे हो, ठीक है, कान के थ्रू फैलता है ऑटोजेनिक टिटनेस, ठीक है। कान में से निकालने के लिए आप कुछ भी यूज लेते हो। फिर आता है लास्ट आज की डिजीज मीजल्स। मीजल्स क्या होती है, किससे फैलती है? मीजल्स वायरस से। उस वायरस का नाम कौन से ग्रुप का है? पैरामिक्सो वायरस, आरएनए पैरामिक्सो वायरस ग्रुप का होता है, ठीक है। मोस्टली सीन इन चाइल्डहुड, सबसे ज़्यादा ये चाइल्डहुड में देखने को मिलती है। मीजल्स है वो बचपन में देखने को मिलती है, ना कि बचपन, किसमें? बचपन में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया एयरबोर्न या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 14 दिन का, ठीक है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है इसका। आगे चलते हैं सिम्टम्स की बात। सिम्टम्स में देखने को मिलता है फीवर, कफ, कोल्ड, रनी नोज, रेड आई, जिसे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, कोप्लिक स्पॉट बोलते हैं। कोप्लिक स्पॉट क्या होता है? स्मॉल वाइट स्पॉट्स इनसाइड माउथ। रेसेस हो गया, स्टार्ट ऑन फेस, फेस पर रेसेस देखने को मिलते हैं। अब सुनो, इसमें क्लासिकल सिम्टम्स कौन सा है इसका? कोप्लिक स्पॉट या कोप्लिक साइन। जिस दिन मीजल्स हुआ उसके थर्ड दिन, मीजल्स से हुआ उसके थर्ड दिन में ये कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। अब सुनो, दूसरी चीज इसमें एक और आता है 3C साइन। क्या देखने को मिलता है? 3C साइन। अब 3C साइन क्या है? एक सी से तो क्या हो गया? कफ, एक से तो हो गया कफ, दूसरी सी से हो गया कोराइजा, और तीसरी से हो गया कंजक्टिवाइटिस। कैसे बताओ एक बार वापस से। इसमें देखने को मिलता है आपको 3C साइन। 3C साइन, 3C साइन में आता है कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। फर्स्ट होता है कफ, पता है आपको, कोराइजा और कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस भी पता है। कफ क्या, ये कोराइजा क्या होता है? कोराइजा का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये होते हैं 3 साइन जो कि मीजल्स में देखने को मिलते हैं, एंड कोप्लिक स्पॉट दोनों। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट में वही वैक्सीन यूज लो भाई,
अब आपको सर इसका डायग्नोसिस क्या करें फिर? इसका डायग्नोसिस भी नहीं बताया आपने। तो देखो जिसका डायग्नोसिस नहीं बता रहा हूँ उसका डायग्नोसिस क्या है? साइन एंड सिम्टम्स से असेस बाइस प्लीज क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स। कॉम्प्लेक्स से डायग्नोसिस कर लो आप इसका। 3C साइंस से आप इसको डायग्नोसिस कर सकते हो। एमएमआर वैक्सीन यूज लो, मीजल्स मम्स रूबेला, और इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल तो है नहीं। सपोर्टिव केयर जैसे फ्लूइड हो गया, रेस्ट करो, विटामिन बी ए की फीवर मेडिसिन हो गया, ये यूज लो। स्किन केयर करो, रेसेस वगैरह हो रहे तो स्किन केयर करो, रेस्पिरेटरी प्रिकॉशन करो। ठीक है, क्यों? क्योंकि फेल किससे रहा है? ड्रॉपलेट्स। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, स्किन केयर कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके? कॉम्प्लिकेशन निमोनिया हो गया, ठीक है, निमोनिया हो गया, एयर इन्फेक्शन, डायरिया, इंसेफेलाइटिस। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है ओटाइटिस मीडिया। क्या होता है? ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन या फिर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है मीजल्स का डायरिया, सॉरी ओटाइटिस मीडिया। मोस्ट डेंजर कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट, चलो इसको डाउन, मोस्ट डेंजर कॉम्प्लिकेशन होता है निमोनिया, मोस्ट कॉमन होता है ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, तो ये होता है आज का लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, बहुत थोड़ा लंबा लेक्चर था आज का क्योंकि टॉपिक भी ज़्यादा थे आपके। ठीक है, अगले में हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में हम क्या देखेंगे? जो भी रिमेनिंग बच रहा है हमारे पास, कौन सा बच रहा है? तो वही हेल्थ प्रोग्राम्स बच रहे। क्या बच रहा है? हेल्थ, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स बच रहे हैं। बाकी पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। कम्युनिकेबल डिजीज हमने कंप्लीट कर ली। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से वो देखेंगे, ज़्यादा डीप नहीं देखेंगे क्योंकि कमी आते हैं उसमें से, चांस एग्जाम में कमी पूछे जाते हैं। ठीक है, पार्ट 2 कंप्लीट होता है। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। बाकी तो मस्त रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो। मिलते हैं लेक्चर में। राधे राधे।